हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण कुमार में। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सेशन जो लेके आया हूँ वो आपको वो सेशन लेके आया हूँ। यानी कल हमने आपको जो वीडियो डाला था उसमें हमारी क्या हो गई थी, जो साइंस का कक्षा 10 साइंस का प्री बोर्ड एग्जाम का हमने एक पेपर सॉल्व किया था, उसमें वीडियो डाला था, उसमें हमारी वॉइस चली गई थी। हम फिर से आपको यहाँ पे जो भी हमने नोट्स पूरा लिख करके वो उसमें वीडियो में बनाया था, हम जो भी न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे दोबारा सॉल्व करवा देंगे और जो नोट्स है ना उसको वही आपको रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, एक एक करके वहाँ पे हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसी पेपर में हमने टिक भी लगाए थे, इसी पेपर में जो पूरा सॉल्व करके बताया था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो संभवतः दर्पण है। तो देखिए हमारा कौन सा आंसर होगा, यानी आंसर नंबर हमारा डी होगा। कौन सा होगा, देखिए हमारा सीधा जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, एक तो समतल में बढ़ता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, और दूसरा उत्तल में बनता है। कैसे बनता है हमारा, उत्तल में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है, मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है, यानी ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो हमारी क्या है, नेत्र की संबंधन क्षमता है। क्या है, हमारी नेत्र की संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल ना ये हमने कराया था, लेकिन मैं इस न्यूमेरिकल में दोबारा से करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा अगर मैं उसको समझाऊंगा भी। तो देखिए हम एक नया पेज ले ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने देखिए डायरेक्ट, तो इसका आंसर हम डी लगा चुके थे, जो हमने सॉल्व किया था उस पेपर में। देखिए हम दिखा भी रहे हैं, हमारे पास ये पूरा पेपर हमने कल सॉल्व किया था। ठीक है, मैं ना आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक, इन्होंने ये कहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। तो सबसे पहले हमने एक तार ले लिया, इसका प्रतिरोध दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है हमारा आर। अब इन्होंने ये कहा है इसको 5 बराबर भागों में हमने काट लिया। ठीक, ये क्या होगा हमारी 5 बराबर भाग। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी तार को अगर हम एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा हमारा प्रतिरोध भी 1/n टाइम्स हो जाता है। तो ये हमारा 5 भागों में किया तो R/5 हो जाएगा, ये भी R/5, ये भी R/5, सारे सारे हमारे R/5 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स बहुत से बच्चों ने डायरेक्ट ये R/5 ही आंसर लगा दिया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, देखिए इन्होंने ये पूछा है, इन्होंने ये नहीं पूछा एक भाग का हमें प्रतिरोध निकालना है, इन्होंने पूछा है R/R' का मान बताइए। तो इन्होंने ये कहा है कि इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर किया जाता है, यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का मान लेंगे। इन्होंने ये जो टुकड़े हैं ना, इन टुकड़ों को पार्श्व क्रम का होता है हमारा समांतर क्रम, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से हमको इन्होंने ये कहा है, उनको समांतर क्रम में लगाओ और उसका नेट रेजिस्टेंस जो हमारा वो कितना दे रखा है, R' दे रखा है इस तरीके से, इसका दे रखा है हमको R'। जब ये R' निकालना है हमको, तो R' का मान आखिर कितना होगा। ठीक, वैसे तो जो भी डायरेक्ट हम जब हमारे सेम प्रतिरोध होता है R/N होता है इसका डायरेक्ट। ठीक, जब R/N करेंगे तो हमारा 5/R हो जाएगा। देखिए इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, प्रतीक का हमारा कितना R/5, हम R ने निकालते हैं। तो इसके लिए हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है हमारा R नेट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। यहाँ तक लिख दिया, सभी के मान लगो। तो 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ये सारे सारे देखो ऊपर पहुंच जाए, क्या पहुंच जाएगा हमारी ऊपर।
ये हो जाएगा हमारा 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r, ये हो गया। ठीक, तो 1/r नेट। ये 5 को जब हम 5 बार जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 25/r। आर नेट निकालेंगे, यानी आर नेट आर डैश ही तो है ना ये, तो आर डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा R/25। ठीक, वैसे भी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालते हैं तो हमारा जब हमारे सेम ये प्रतिरोध होते हैं तो उसका R/n हो जाता है। तो ये 5 टुकड़े थे तो R/5 हो जाता। आर का मान केवल एक सिंगल कितना R/5 था, तो R/5 गुणे 5, तब भी हमारा आंसर R/25 आ जाता। अब R/25 मतलब हमारा ये आंसर नहीं है। अब हमने इन्होंने ये कहा कि मैं R/r डैश का मान निकालिए, तो R/r डैश, आर तो ये दे रखा और आर डैश कितना हमारा R/25, 25 ऊपर पहुंच गया, ये कट गया, आंसर आ गया हमारा 25। तो रेशियो पूछा था इन्होंने, क्या पूछा था? रेशियो, ना कि प्रतिरोध। ठीक, तो ये तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। देखिए पूरा सॉल्यूशन हमें दे दिया। ठीक, बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन में भी, इसमें भी देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दे रखी है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक दे रखा है 220 रेशियो 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तो इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी, यानी इसमें जो भी शक्ति है, इसका मतलब ये है हमारा एक बोर्ड, वो सॉरी बल्ब है, बल्ब पे हमारा ये लिखा हुआ है। इन्होंने ये कहा कि हमको 220 वोल्ट की मतलब वोल्टेज की बिजली ना लगा कर हमने किसमें लगा दिया, 100 वोल्ट में। तो ये कितनी शक्ति खपत करेगा, यानी कितनी शक्ति इसमें जो होगी वो लगेगी। तो चलिए हम उसको निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारा दे रखा है, इन्होंने वोल्ट V1 बराबर दे रखा है 220 वोल्ट और P1 बराबर दे रखा है 100 वाट। ठीक, 100 वाट। अब देखिए यहाँ पे विद्युत बल्ब का टंगस्टन का जो प्रतिरोध, टंगस्टन का हमारा प्रतिरोध तो बदल नहीं जाएगा, वो सेम रहेगा। तो अभी हमारा R1 बराबर R2 वही रहेगा, यानी R सेम रहेगा। क्या रहेगा हमारा? R सेम। तो देखिए जब R और P और B में जो हमारा रिलेशन होता है P इज इक्वल टू B²/R, यानी जब हमारा R सेम होगा तो P इज प्रोपोर्शनल टू B² हो जाएगा। तो यानी कि P1/P2 बराबर हो जाएगा V1² का स्क्वायर। हमें मान निकालना है P2 का। किसका मान निकालना है? P2 का। इन्होंने दूसरी बार ही तो कहा है ना कि कितनी शक्ति हमारी खपत होगी। अब देखिए यहाँ पे B2 का मान कितना दे रखा है, B2 का मान दे रखा है 110 वोल्ट में हमको लगाना है। किसमें लगाना? 110 वोल्ट में। तो मान रख दीजिए P1 का मान कितना, 100 P2 का मान निकालना है। P1 का मान कितना था हमारा 200। तो देखिए 220 का स्क्वायर करें, 220 गुणे 220 लिख दिया। अब B2 का स्क्वायर करेंगे तो B2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमारा B2 दे रखा है 110 गुणे 100, 110, 110 से काट दिया 2 आ गया, 110 से काट दिया 2 आ गया। P2 को मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ P2 इधर ले जाएंगे, ये हमारा 4 इधर आ जाएगा, या आप कैंची गुणा कर लीजिए तब भी आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा 100/4 बराबर हमारा आ जाएगा 25 वाट। 100/4 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 वाट। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देख लीजिए आप एक बार इसको। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। एमीटर से हमारी क्या नापी जाती है? विद्युत धारा। अगला देखिए इन्होंने ये कहा निम्नलिखित से कौन से नियम लंबे विद्युत धारावाही तारक के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो देखिए ये हमारा होता है दाएं हाथ का अंगूठे का नियम। क्या होता है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसमें जो तार होता है, जिधर धारा बहती है उधर हमारा ये अंगूठा होता है, और ये हमारी उंगली, मुड़ने वाली उंगलियां होती है ना, वो हमारे चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। अगर हमारी उंगलियां अंदर की तरफ जाती हैं तो इनवर्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी अंदर की ओर। अगर हमारी बाहर की आती हैं, बाहर की ओर, तो हमने ये देखो चित्र भी बना रखा है, कलम ने ये पूरा हल कराया था, लेकिन उसमें किसी कारणवश हमारी आवाज़ नहीं गई थी, तो मैं दोबारा से इसको करा रहा हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पे उंगलियां कैसे जा रही हैं? अंदर की तरफ। अगर इसमें धारा हमारी ऐसी बह रही है
तो देखो हम इसको ऐसे ऐसे पकड़ेंगे तो हमारी ये देखो यहाँ पे उंगलियां अंदर जा रही हैं, और इधर देखेंगे तो उंगलियां कैसी आ रही हैं हमारी बाहर, तो ये हमारी आउटवर्ड हो गई। तो आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है हमारी? 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम 25 सेंटीमीटर, कम से कम 25 सेंटीमीटर एकदम साफ देख सकते हैं। ठीक, ये बहुविकल्प हमारे फिजिक्स के खत्म होते हैं। केमिस्ट्री की देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है हमारा? 7 होता है। ठीक, अगर यही यहाँ पे पीएच की वैल्यू जीरो, जीरो किसका होता है हमारा? मतलब जो हमारा प्योर अम्ल होता है, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल क्या होता है हमारा? प्रबल अम्ल। 14 होता है हमारा प्रबल क्षार का। ठीक, बीच में होता है उदासीन, उदासीन हमारा क्या होता है? जल, इसका होता है 7। ठीक, इन्होंने ये कहा निम्नलिखित में से अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारी ये अभिक्रिया लिखी हुई है इसमें ठोस मिला, ये हमारा बी एस ओ, तो ये हमारा क्या है? अवच्छेद, तो अवच्छेपण भी करे हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक, अगला देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? तो कौन सा हमारा? यूरिया का वैज्ञानिक हमारे कौन थे? होलर। कौन थे? होलर। ठीक, होलर वैज्ञानिक ने खोजा था। ठीक है, एल्केन का सूत्र क्या है? एल्केन का सूत्र फ्रेंड हमारा है CnH2n+2। एल्कीन का देखिए हमने यहाँ पे लिखा है CnH2n एल्कीन का, CnH2n-2 एल्काइन का। ठीक, अगला देखिए शनिवार, शनिवार हमारा क्या होता है? HGS होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कार्बन की हमारी परमाणु की संख्या तो देखिए वो कितनी होती है हमारी? 4। कितनी होती है? 4। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, इन्होंने ये कहा सूचना के संचालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। तो देखिए पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। इससे हमारी सूचनाएं क्या होती है? हमारी एक छोटी सी सेल से लेकर के हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं। ठीक, या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जो भी हमारे उसमें सेल में क्या होता है? केंद्रक होता है, तो वो भी हमारी उस पूरी सेल की जो संरचनाओं की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो इधर उधर अपना ट्रांसफर करता है, उसको ऑर्डर देता है। अगला देखिए, पुष्प के निम्न किस भाग में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो हमारा किसको में होता है? पुंकेसर। बाह्यदल क्या करता है? हमारा पंखुड़ी, हमारी जो कली होती है उसकी रक्षा करता है। पंखुड़ी क्या करती है? पंखुड़ी जो होती है देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी ये इस तरीके से बनता है, ये जो हमारी होती है ये हमारी पंखुड़ी होती है, और नीचे हमारा ये हमारा पुष्पासन होता है, और ये दलपुंज होता है, ये बाह्य दलपुंज, ये कली की रक्षा करता है जब हमारी कली खिलती नहीं तब। तो जनन कोशिकाएं किसमें होती है? हमारी पुंकेसर में। पुंकेसर देखिए हमारा कौन सा भाग होता है? ये, तो ये जो आता है हमारा क्या होता है? पुंकेसर। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे, ये हमारी क्या है? ये ओवेरी है, अंडाशय, यानी कि ये हमारा फीमेल पार्ट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपापचय का नियंत्रण करते हैं? ठीक, तो सबसे पहला दे रखा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन फ्रेंड्स हमारा क्या होता है? जब हमारी गर्भधारण की अवस्था में जो इसकी जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीटोसिन की। मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन हार्मोन क्या होता है? रात के समय हमारे सीक्रेशन होता है, ये क्या करता है? हमारी जो भी दिमाग की स्मरण शक्ति है ना उसको पुनः रीजनरेट करता है, यानी कि रिफ्रेश एक तरीके से करता है, तो ये मेलाटोनिन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण होता है तो किसमें होता है? हमारे वृषण में। ठीक, शुक्रवाणी वगैरह किसमें होता है? हमारे वृषण में। इन्होंने क्या, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। देखिए माता का हमारे होता है वो एक्स होता है, पिता क्या होता है? एक्स वाई। अब इन्होंने कहा एक्स गुणसूत्र कहाँ से मिलेगा? देखिए यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, तभी हमारी क्या बनती है? लड़की बनती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक उत्पादक है? उत्पादक मतलब जो हमारे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके हमारे क्या बनाए? भोजन। तो कौन सा होगा? हरे पौधे। तो आंसर नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, वृद्धि का संबंध करने वाला पादप हार्मोन कौन सा? हमारा एब्सिसिक अम्ल है। कौन सा? हमारा एब्सिसिक। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला फिजिक्स का हमारा दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है। क्या दे रखा है? हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल दे रखा है। चलिए हम इस न्यूमेरिकल को देखिए, मैं कल आपको सॉल्व करवा दिया था लेकिन मैं फिर से आपको ना पुनः ये न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ, इसको आप देखिए। ठीक, इन्होंने ये कहा है एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक, कैसे बोला इन्होंने? अवतल परावर्तक के लिए कहा, तो हमारा अवतल परावर्तक हमारा ये। ठीक, ये हमारा हो गया अवतल परावर्तक। हेडलाइट जो जानते हो ना इस तरीके से लगी होती है, हमारी ऐसे फोकस करती है। इन्होंने क्या है उसमें एक तंतु लगाया, तुमने जो तंतु देख रखा है
जो हमारा जलता है उसी को। तो दीप्त तंतु की लंबाई जो दे रखी है हमारी, दे रखी है कितनी, दे रखी है 4 मिलीमीटर, कितनी दे रखी है 4 मीटर। हमने मान लिया ये वस्तु रखी है इसके सामने। तो वस्तु की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखा है, दीप्त तंतु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई एक बात होती है। तो वस्तु की लंबाई बराबर दे रखी 4 mm, 4 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 सेंटीमीटर। इसको जैसे जरूरत पड़ेगी हम उसको 4/10 भी ले सकते हैं। ठीक, फिर उन्होंने कहा है तंतु का प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर बड़ा। तंतु का प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा, इसका मतलब हमें किसका दे रखा है, प्रतिबिंब की लंबाई। ये दे रखी है हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को हम क्या लिखते हैं, ओ। ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई लिखते हैं आई। आई का मतलब इमेज। ये प्रतिबिंब होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब। आई बराबर दे रखा है हमारा कितना, ठीक, आई बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए, यानी हमको प्रतिबिंब दे रखा है, इन्होंने ये कहा है कि 5 मीटर की दूरी पर। इसका मतलब इन्होंने दे रखा बी, यानी प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। दूरी बी बराबर दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है हमारा, 5 मीटर, यानी कि हमारा 500 सेंटीमीटर। और ये कैसी हो गई हमारी, माइनस की, क्योंकि यही प्रतिबिंब इधर ही बनेगा जाकर। अभी माइनस की होगी या प्लस की होगी वो तो हमें पता चल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारी अगर बी बन रही है तो देख रहे हैं। अब देखिए जो भी दे रखा है उसको सब हम देख रहे हैं। इन्होंने ये कहा बनाने के लिए फोकल दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमें एफ का मान निकालना है। एफ का मान निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यू की। तो हमारे पास यू नहीं है, तो यू नहीं है तो यू कैसे निकालेंगे। देखिए एक आवर्धन क्षमता का हमारा सूत्र होता है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है आई बटे ओ, बराबर होता है माइनस के वी बटे यू। ये दो सूत्र होते हैं, तो हम इन दोनों को क्या रखते हैं, बराबर। तो आई बटे ओ बराबर हो जाएगा माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू। आई आई का मान दे रखा है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई देखिए हमारी, आई बराबर देखिए 40 बटे ओ, बस्ट की लंबाई कितनी देखिए 0.4 बराबर माइनस का वी, वी कितना दे रखा है हमारा, ठीक, वी दे रखा है हमारा 500। ठीक है, 500 बटे, और यू का मान हमें निकालना है। ठीक है, यू का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस भी ऑलरेडी हम इसको चिन्ह सहित इसी सूत्र ही बना, माइनस की वी लेकर के ही। तो जब इसको यहाँ से दशमलव बटा यहाँ 400 के 6 से काटा 100 आ गया। ठीक है, यू बराबर हमारे पास आ जाएगा, 2 0 कैंसिल आउट, कैंची गुणा करेंगे तो हमारे यू बराबर कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, -5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। यू का मान जब आ गया तो दर्पण का हम सूत्र लगाएंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। चिन्ह सहित इनको रख दो, तो माइनस के 1/, यानी v का मान हम चिन्ह सहित रखेंगे, v का मान -500। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 1/u। ठीक है, सॉरी सॉरी यहाँ पे आएगा 5, कितना आएगा 5। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 500, तो ये -1, 5 के इसमें भाग देंगे 100 बार जाएगा तो -100। तो जब एलसीएम लेके इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 101 बटे 500। ये है 1/f का मान, किसका, 1/f का मान। हमें मान निकालना f का, किसका निकालना हमको, f का। देखिए हम इधर बता देते हैं, f बराबर हो जाएगा माइनस के 500 बटे, जब इसका भाग देंगे देखो 101 चौको
400 कितना हो जाएगा, 404। 101 पंजे करेंगे तो ये 505 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे -4 फिर दशमलव। ठीक, बचा कितना हमारे पास 96। जब इसको भाग देंगे कितना बचा हमारा 96 बचा। 96 हो गया, 60 हो गया, दशमलव हो गया। तो जब हम इसमें भाग देंगे तो 101 नेमा कितना हो जाएगा हमारा 909 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा लगभग 4.9 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी -4.9 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अगला देखिए, इसी में इन्होंने ये कहा है कि तंतु के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो पूछा है तंतु का आवर्धन। तंतु का आवर्धन, ठीक है। तंतु का आवर्धन क्या होता है हमारा, m बराबर होता है, ठीक है, माइनस की बी अपन यू। चाहे तो इससे रख दो या आई बटे ओ, आई बटे ओ। ठीक, तो ये हो जाएगा, जाकर देखो यहाँ पे माइनस के बी बटे यू, इससे भी आ जाएगा, चाहे तो आप इससे मान रख दीजिए। तो माइनस के बी बटे यू जब रखेंगे, बी का मान कितना हमारा, ये हमारा देखिए माइनस से ऑलरेडी रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 500 बटे यू का मान कितना हमारा 5, 5 से काट देंगे, आंसर आ जाएगा -100। माइनस का मतलब ये हमारा प्रतिबिंब उल्टा बना है। ठीक, देखिए यहाँ से हमारा 100 आवर्धन कितना हो जाएगा हमारा 100। ठीक, जब हम आई बटे ओ लेंगे, आई बटे ओ लेंगे तो हमारा तब भी वहाँ से भी कितना आएगा 100। तो ये हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे पहला हो गया, देखिए यहाँ पे देखना है देख लीजिए। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने ये कहा है अगले क्वेश्चन में, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने कल आपको ये पूरा वीडियो में कराया था, मैंने यहाँ पे पूरा हल भी किया था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण हमने देखिए यहाँ पे 4 उदाहरण आपको बताए थे उस वीडियो में, लेकिन वॉइस ना आने के कारण हमको ये पूरी दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। आकाश को जो हमारा नीला रंग दिखाई देता है, तो वो हमारा किस कारण दिखाई देता है, हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ऐसे ही जब हम गहरे समुद्र के पानी का नीला रंग दिखाई देता है, वो भी हमारा प्रकीर्णन का होता है। बादलों का सफेद दिखाई देना, ये भी प्रकीर्णन का उदाहरण है। और देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय जो हमारा लाल नहीं कलर दिखाई देता है, तो वो हमारे किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। लेकिन इसमें कन्फ्यूजन वाली एक बात है फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूछ दे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारा सूर्य का चपटा दिखाई देना, तो वो अपवर्तन की वजह से होता है। तो वो आप यहाँ पे प्रकीर्णन मतलब है ना, गलत हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दूसरे का पहले हो गया, 4 के 4 हमने लिख दिए। आप आपको 2 लिखने हैं, तो आप चाहे 4 लिख दें चाहे 2 लिख दें, कोई फर्क नहीं। आपको मैंने 4 इसलिए लिखे, एग्जाम में पता नहीं कौन सा आपको याद रहे। ठीक, इसलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने क्या, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारने पर किस रंग की किरण से सबसे अधिक विचलन होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था, जब हम श्वेत प्रकाश की किरण, हमारी ये प्रिज्म दे रखा है, ट्रेंगुलर प्रिज्म है, इससे जब गुजारा तो हमारी देखिए 7 रंगों में ये विभक्त हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट याद करने की ट्रिक है हमारी विबग्योर, विबग्योर। तो इसका विबग्योर हम वायलेट, बैगनी, इंडिगो आसमानी, नीला, हरा, फिर पीला, नारंगी, लाल। इसको हिंदी में याद करने के लिए बै अनी हापी नाला, इसको ट्रिक याद कर ली तो हमको ये कलर के क्रम याद हो जाएंगे। ठीक, अब इन्होंने ये पूछा है फ्रेंड्स कि सबसे अधिक जो विचलन होगा किसका होगा, तो वो हमारा होगा किसका, बैगनी रंग का। तो आंसर होगा इसका बैगनी। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, ये भी देखिए न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इसको भी मैं ना आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको उसमें समझ नहीं आएगा। जब हम सॉल्व कराएंगे तो आपको मतलब साक्षात आपको इसका आंसर पता रहेगा कि हाँ कैसे होगा ये। तो देखिए हम तीसरे का पहला, इन्होंने कहा है कि एक समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तार की त्रिज्या क्रमशः ये दे रखी है। तो इन्होंने एक समान लंबाई 2 तार है ना, तो L1 बराबर L2 बराबर कितना दे रखा है, L। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि R1, हमने मान लिया R1 मान लिया 2R और R2 मान लिया 3R,
अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर 2:3। तो हमने अलग अलग इसको मान लिया 2R और 3R। ठीक। अब देखिए इन्होंने ये कहा है, तो देखो समान पदार्थ का है, क्या कहा, समान पदार्थ, एक ही पदार्थ मतलब समान। तो ρ1 बराबर ρ2 बराबर रो मान लिया। ये क्या है हमारा पदार्थ का घनत्व। तो जो एक ही पदार्थ है, पदार्थ का घनत्व समान होगा। तो इन्होंने कहा यदि पहले तार का प्रतिरोध R ओम है, तो R1 बराबर दे रखा हमारा 4.5 ओम, 4.5 ओम। R2 का हमें मान निकालना है। ठीक। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है रो इंटू एल डिवाइड बाई ए। अब देखिए हमें इसी सूत्र से हम क्या करेंगे, अब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R1/R2 बराबर हो जाएगा देखिए दोनों जब हमारे समान है तो ρ1 और ρ2 बराबर होगा, L1 L2 बराबर होगा। तो रो इंटू एल डिवाइड बाई ए वन बटे रो इंटू एल डिवाइड बाई A2। रो एल कैंसिल, हमारे पास आ गया A2/A1। क्या आ गया, A2/A1। अब A2, अब ये देखिए हमारा जो तार होता है ना, इसका क्रॉस सेक्शन कहता है हमारा सर्कल कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना हमारा तार। अब तार के जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसा होता है हमारा, वृत्ताकार होता है। अब वृत्ताकार का हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। तो ये A2 है, तो ये हो जाएगा हमारा πr2 का स्क्वायर बटे πr1 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया R1/R2 बराबर R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। मान रख दीजिए, पहले वैल्यू था हमारा 4.5 बटे R2 बराबर, और R2 का मान कितना है 3R। तो ये हो जाएगा 3R का स्क्वायर बटे 2R का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9R का स्क्वायर बटे 4R स्क्वायर। R² कैंसिल आउट। तो 4.5 बटे R2 बराबर हो जाएगा 9/4। तो दशमलव बढ़ाएंगे, 90 हो गया, 45 से काट दिया, ये 2 से काट दिया 2। तो R2 का मान कितना आ गया हमारा 2। कितना आएगा, R2 का मान हमारे पास आ गया 2। समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसी में दूसरा पूछा गया प्रतिरोधकता का मात्रक बताइए। तो इसका जो दूसरा पूछा गया है प्रतिरोधकता, ठीक, इसका मात्रक पूछा गया। इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर, ये सिंबल ग्रुप में ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा देखा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। ठीक। अब देखिए हमने ये कल आपको इसकी प्रोसेस भी बताई थी। ठीक। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कहा घरेलू परपथ वितरण में निम्नलिखित तारों की कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग का, हमें आवरण का रंग लिखिए और उनकी कार्यप्रणाली भी बतानी है। तो सबसे पहला दे रखा है हमारा भू संपर्क तार। देखिए फ्रेंड्स भू संपर्क तार क्या होता है, हमारे जो घरों में वायर होती है ना, तो वो हमारा जो तुमने देखा होगा अर्थ लगाते हैं जो जमीन के नीचे है, इस तरीके से अर्थ नहीं। जैसे मान ली हमारी ये तार गई है, अभी वर्तमान में आप देखेंगे जो भी हमारी 33,012 kV की जो हमारी लाइनें होती है ना, उस पे देखना एक खंबे के चारों तरफ लगता हुआ चार तार हमारा जमीन के अंदर चला जाता है। वो फ्रेंड्स इसीलिए होता है, कभी अगर आकाशीय बिजली उस पर गिर जाए खंबे पे, तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो जमीन के अंदर चला जाता है। ठीक, वो तार का और कोई महत्व नहीं होता। ऐसा नहीं होता है करंट मिले क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इसीलिए होता है कभी भी हमारी आकाशीय बिजली वगैरह गिरे तो वो हमारी जमीन में चले। ठीक। चलिए, तो पहला दे रखा है भू संपर्क तार। अब भू संपर्क तार यानी जो अर्थिंग वाला होता है उसका कलर होता है फ्रेंड्स हमारा हरा। ठीक। अब इसकी कार्य प्रणाली के बारे में देखते हैं। जैसे मान लिया हमारा कोई आपके घर में उपकरण लगा हुआ है, जैसे मान लिया टीवी लगा हुआ है। अब टीवी को जैसे मान लिया हमारे घर में सप्लाई हो रही, कितनी हो रही है, 220 वोल्ट। कितनी हो रही है, 220 वोल्ट। इसी पे हमारे सारे उपकरण चल रहे हैं। अचानक ऐसा हुआ एक दिन हमारे पास आ गया 300 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 300 वोल्ट आ गया। अब जब फ्रेंड्स 300 वोल्ट आ गया तो हमारे क्या होंगे, जितने भी उपकरण होंगे सारे सारे खराब हो जाएंगे। जब ये खराब हो जाएंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो इन उपकरणों को खराबी से बचाने के लिए ही हम क्या कर देते हैं, जो एक यहाँ से संपर्क करके यहाँ पे एक अर्थिंग का तार लगा देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है वो क्या होता है हमारा जमीन में चला जाता है। ठीक।
दूसरी बात, जैसे मान लिया कभी क्या होता है, धोखे से यहाँ से टीवी या कोई हमारा उपकरण है उसमें से एक तार खुला रह गया और वो हमारे बॉडी में टच हो गया, यानी कि इसकी उपकरण की बॉडी में टच हो गया, धातु से टच हो गया, तो हम उसको छुएंगे तो क्या होगा, झटका लगेगा। इस झटके को बचाने के लिए यहाँ से जो भी दोषपूर्ण करंट है वो इस तार के सहारे कहाँ चली जाएगी, जमीन, कहाँ चली जाएगी, जमीन, तो जिससे क्या होगा, हमको झटका नहीं लगेगा। तो वही हमने यहाँ पे कार्ड प्रणाली लिखी है, विद्युत उपकरणों को दोषपूर्ण धारा से बचाने के लिए कम प्रतिरोध वाले तार के माध्यम से दोषपूर्ण धारा को जमीन में भेज देते हैं। तो जो भी ये तार लगा है ना, भूसंपर्क हरा रंग का, इसका जो प्रतिरोध होता है हमारा कम होता है। हमेशा जब भी धारा है ना हमारे, कम प्रतिरोध वाले तार में फ्लो करना चाहती है, ठीक। एक हम 10 प्रतिरोध का लगा दें, एक 5 प्रतिरोध का लगा दें, तो हमारी धारा सबसे ज्यादा कहाँ बहेगी, 5 प्रतिरोध वाले, ठीक। अब इसका देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है इसके, हाँ, कार्ड प्रणाली क्या है, देखिए यहाँ पे इसका मेन जो फंक्शन होता है वोल्टेज का संतुलन, अभी मैंने बताया था, यानी कि कभी भी वोल्टेज हमारा एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या है, उसको पृथ्वी में भेज देती है। दूसरा लिखा है झटके से बचाने के लिए, ठीक। तो ये तो होगा हमारे भू संपर्क का। अगला बढ़ते हैं उदासीन तार के लिए। अगला किससे बढ़ते हैं हम, उदासीन तार के लिए। तो देखिए ये रहा उदासीन तार, ठीक। तो उदासीन तार, तो पहले उदासीन तार का रंग देखिए, यहाँ पे जो 3 फेज की आपने जो हमारा कनेक्शन होता है, केबल होती है, तो उसमें देखा फेज के ही साथ में, ये हमारा फेज है, तो फेज के ही साथ में एक न्यूट्रल का तार चलता है, तो उसका कैसा रंग होता है, काला, ठीक। अब चलिए इसकी भी बात बताते हैं। ये न्यूट्रल, ये तार हमेशा जो इसके साथ चलता है फेज के, ये हमेशा क्या करता है, हमारा परिपथ को पूरा करता है, क्या करता है, परिपथ को पूरा करता है। और जो न्यूट्रल तार होता है इसका जो पोटेंशियल यानी कि विभव कितना होता है, शून्य होता है, ठीक। और ये क्या करता है, जब भी कभी हमारा वोल्टेज का अप डाउन होता है, तो ये तुरंत ही इसके साथ चलता है, जब पर्वत को पूरा करता है तुरंत ही क्या वोल्टेज को बैलेंस करता है, और हमारी जो भी हमारी पर्वत में धारा बहती है वो एकदम फ्रीक्वेंटली बहती है, ठीक। तो यहीं पे हमने कार्ड प्रणाली में भी लिखा है, यह पर्वत को पूरा करता है तथा इसका विभव शून्य होता है, इसका उपयोग पर्वत को पूरा करने के लिए करते हैं, या इसका उपयोग हमारा क्या होता है, पर्वत को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। पहली कंडीशन, वोल्टेज को संतुलन करने में, वोल्टेज को संतुलन करने में। दूसरा इसका काम होता है धारा के लिए वापसी मार्ग प्रदान करने के लिए, यानी कि जब हमारा पर्पथ जब कंप्लीट होता है ना इस तरीके से, तो हमारा क्या होता है, वापसी भी धारा आएगी, तो वापसी वाली धारा को मार्ग को प्रदान करने में इसका उपयोग करते हैं उदासीन तार का। हमें पूरी कार्य प्रणाली लिखी हुई है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स, समझ में आया। अगला देखिए, अगला इन्होंने ये कहा किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक। वो भी देखिए हमने दूसरा लिखा रखा है। हमारा अभी अभी मैंने पीछे का आपको सूत्र बताया था चालक प्रतिरोध का, यानी आर बराबर रो इंटू एल बटे ए, ठीक, ये बताया था ना। अब देखिए सबसे पहले हमारा रो जो है, रो क्या है, घनत्व है, क्या है हमारा, घनत्व। एल क्या है, लंबाई, ठीक, एल क्या है, लंबाई, ए क्या है हमारा, एरिया यानी क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कौन सा वाला हमारा, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट, ये वाला कौन सा है, अनुप्रस्थ काट वाला, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चालक का प्रतिरोध किन बातों में निर्भर करता है, सबसे पहला तो हमारा है घनत्व, अगर हमारा घनत्व होगा तो प्रतिरोध कम, घनत्व ज्यादा होगा प्रतिरोध ज्यादा, ठीक। उसके बाद चालक तार की लंबाई, अगर हमारी लंबाई होगी, अब हम लंबाई बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक। दूसरी बात, अब देखो यहाँ पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल दे रखा है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया के, आर क्या दे रखा है हमारा, इसकी व्युत्क्रमानुपाती दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा अगर हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान कैसा होगा हमारा, घटेगा, आर का मान कैसा होगा हमारा, घटेगा, ठीक। एक और इस चीज पे डिपेंड करता है यानी तापमान के ऊपर, अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो चालक प्रतिरोध का, हमारा तार का जो भी तार होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो ये हमारी इन बातों पे निर्भर करता है, ठीक। अगला देखिए, हाँ ये, हाँ
ये तो हमारा चौथे का कंप्लीट हो गया। अब चौथे में भी इन्होंने अथवा में दे रखा है। इन्होंने ये कहा है कि धारावाहिक प्रणालिका का चित्र बना ली, पहले में तुझे बताया। तो देखिए धारावाहिक प्रणालिका ये रही, देखिए हमने कल बताया था। धारावाहिक प्रणालिका को देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं, हम फिर से बना के दिखा देते हैं आपको धारावाहिक प्रणालिका। चलिए एक नया पेज ले ले रहे हैं ये। हाँ ये अभी तो हमारे पास ये फिल नहीं हुआ पूरा। धारावाहिक प्रणालिका देखिए कैसे बनाते हैं। इन्होंने कहा धारावाहिक प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनको भी दर्शाना है। ठीक, तो देखिए पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, और ये स्प्रिंग के आकार की, इसको सोलेनाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोलेनाइड। इसको ऐसे ले आए और इसको यहाँ पे ला करके हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ कुंजी लगा दी। तो जब हमने ये प्लस है ये माइनस है, तो धारा हमारी किधर भाई, ये प्लस से माइनस की ओर। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी इस तरीके से हमारी कुंडली बन गई है। जब देखिए धारा हमारी इधर से ऐसे जाएगी, देखिए यहाँ पे चुंबकीय रेखा हूँ, ठीक, ये है हमारी चुंबकीय रेखा है। ये पटरी से खींचेंगे आप सीधे सीधे होंगे। तो जब देखिए यहाँ पे ऐसे जाएगी, तो जब हम इधर से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरीके से, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज यानी हमारा वामावर्त होगा, तो ये हमारा नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव, जब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और इधर से देखेंगे ये हमारा क्या होगा, वामावर्त, तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये हो गया एस। तो हमारा उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, हमारी चुंबकीय बल रेखा निकलती है, ये इस तरीके से निकलती हैं, और ये हमारे एक क्लोज लूप बनाती है। ये हमारे कैसे बनाती है, बंद परपथ। और हमारी सात पोल में क्या होती है, एंटर करती है। ये यहाँ से गई और ये यहाँ घुस गई है। ठीक, आप दो तीन बना देना इनको इस तरीके से। ये यहाँ पे आ गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, यहाँ पे ये एंटर कर रही, ये एंटर कर रही, और ये ऐसे एंटर। तो ये होगी हमारी कुंजी, ये बैटरी, और यहाँ से हमारी धारा इस तरीके से लौट आई। तो ये होगी हमारी धारावाहिक प्रणालिका। ये क्या होगी हमारी धारावाहिक प्रणालिका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भी हमने आपको बताया था, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारी क्या है, हमारी धारा, ये यहाँ से निकलनी साउथ मोस्ट में, यहाँ से निकलनी साउथ मोस्ट में। यहाँ से करंट हमारी इस तरीके से बह रही थी, और यहाँ पे आकर के फिर से बैटरी में आ गई। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे अथवा में दे रखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्रेंड्स देखिए क्या होता है। ठीक, हमने चित्र वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपकी वीडियो बनाई थी, उसमें बाकायदा सब कुछ बताया था। ठीक है, तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है, ये हमारा बाएं हाथ है, तो ये तर्जनी है, ये अंगूठा है, ये मध्यमा है। तो इनको सबसे पहले तुमने देखा होगा, जूता ठेक जो हमारा जो मोची होता है उसमें कील ठोकता है, तो उसके बाद जो निहाई होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। ठीक, मतलब कुछ वो इस तरीके से रखता है और ठोकता है, तो हमारी वो इस तरीके होती है। तो देखो उसी तरीके से हमने हमारी इस तरीके से हम अपनी इन उंगलियों को रखना है, इनके बीच का कोण कितना बने, हमारा 90 डिग्री। कितना बने, 90 डिग्री का। तो ये जो हमारी तर्जनी है, ये जो तर्जनी है ये क्या होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये मध्यमा है, ये होगी हमारी विद्युत धारा की दिशा में। तो ये हमारा अंगूठा है, तो वो किसकी तरफ होगा, हमारा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाएगा। किधर दर्शाएगा, चुंबकीय बल की दिशा को। तो यही हम लिखेंगे, क्या लिखा हमने, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे अंगूठे तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं कि वे आपस में 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक, क्या बोला हमने, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इनको इस तरीके से फैलाते हैं वे एक दूसरे का बनाए 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये हमने चित्र में भी बनाया। तो जिसमें तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी ये मतलब ये
ये किसको दिख रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को, ये चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा विद्युत धारा को दर्शाए तो अंगूठा हमारा चालक पर लगाए गए बल की दिशा को दर्शाता है। यही क्या हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसका जो अनुप्रयोग होता है, आखिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वो हमारा विद्युत मोटर में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करना। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दाएं हाथ का नहीं देगा, दाएं हाथ के लिए दाएं हाथ लेते हैं, वो हम अभी अभी हमारा टाइम पड़ेगा तो हम आपको बता देंगे। अगला इन्होंने कहा है दूसरा, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ का नियम ज्ञात मतलब स्पष्ट कीजिए। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये भी पूछा ये किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो हमने इसका अनुप्रयोग भी बता दिया। विद्युत धारा में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करना। ठीक, अगला पूछा है दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम। दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम देखिए यहाँ पे हमने इधर बना रखा है, ये देखा हमारा दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम। देखिए हमने कल ये पूरा वीडियो बनाया था, तो ये हम फिर से आपको दोबारा से समझा दे रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या, जब ये धारावाही, इन्होंने ये कहा एक धारावाही चालक तार, तो धारावाही चालक तार हम इस तरीके से ऐसे पकड़े, इसको इस तरीके से पकड़े, तो ये जो अंगूठा है ना, ये हमारी विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। देखो हमने बनाया भी चित्र में, तो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। तो ये मुड़ने वाली जो उंगलियां हैं, देखो ये उंगलियां हमको ऐसे मुड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना इस तरीके से। तो जो मुड़ने वाली उंगलियां हैं ना, ये हमारे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, वो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे। किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यही हमने लिखा है। इस नियम के अनुसार ये हमने बनाया भी है। तो जब भी हमारी चुंबक जो उंगलियां हमारी अंदर घुसेंगी, तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर कैसा है, अंदर की ओर, ये कैसा हमारा बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक, तो देखिए हमने क्या बताया, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के तार को इस प्रकार पकड़े, दाहिने हाथ से तार को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो मुड़ने वाली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। बात समझ में आया? ये हम पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकल। जो मुड़ने वाली उंगलियां क्या बता रही है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। जब हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, अंदर की ओर। यहाँ चेक कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, हमारा बाहर की ओर। ठीक है, जब यहाँ पे चेक करेंगे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर। समझ में आ गया ना? अब इसका जो प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा प्रेरित धारा निकालने के, जैसे मान लिया आपको चुंबकीय क्षेत्र दे दिया जाए, तो वो पूछेगा प्रेरित धारा की दिशा किधर है, तो हम अगर यहाँ पे पूछेगा तो ये ऊपर की तरफ। अगर ये ठीक हम उल्टा करते हैं, जैसे हमारी धारा की दिशा इधर करते हैं, तो हमारा देखिए इधर अंदर की तरफ हो जाएगा और इधर हमारा बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया? अगला देखिए यहाँ पे, यानी फिजिक्स का पोर्शन यहाँ पे फिनिश होता है। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पोर्शन करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 5 से। इन्होंने ये कहा है कि इसमें IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है? IUPAC नाम। ठीक, चलिए बताते हैं हम आपको IUPAC नाम। ठीक, इन्होंने देखिए 5वें का पहला दे रखा है, इन्होंने देखा C3H7, तो हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन CHO। ठीक, तो ये हमारा CH3 CH2 और ये CH2, ये होगा CHO। ठीक, अब ये हमारा क्रियात्मक समूह है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हमारा ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये हमारा इसका सफिक्स होता है, हमारा एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, तो हमारा होगा ब्यूटेनल। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ब्यूटेनल। ठीक, दोनों में हमने लिख दिया ब्यूटेनल। अगला देखिए हमारा दूसरा वाला दे रखा है CH3C11O CH3। अब देखिए हमारे 3 कार्बन है, तो पहला दूसरा और तीसरा। तीन, अब देखिए नंबरिंग चाहे आप इधर का जो होता है इधर का, तो कोई फर्क नहीं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक समूह हमारा पहले नंबर पे ही, तो नंबरिंग यहाँ से करें। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है, प्रॉप ये जुड़ा किससे, सिंगल बॉन्ड से, यानी प्रोपेन। ठीक, अब ये क्या है हमारा कीटोन ग्रुप। कीटो ग्रुप का हमारा जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन। क्या होता है? ऑन। तो
ठीक है, प्रोपेनॉन, इसको हिंदी में लिखेंगे तो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ठीक, तीसरा देखिए यहाँ पे, तीसरा है हमारा CH3, CH2, 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 CH2OH। ठीक, 6 कार्बन हो गए, यहाँ 6 कार्बन दे रखा है। 6 कार्बन के लिए फ्रेंड्स हमारा होता है हेक्स। क्या होता है? हेक्स। सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो हेक्स एन। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या है? एल्कोहलिक ग्रुप। एल को नंबरिंग हम इधर से करेंगे ना। एल्कोहलिक ग्रुप का हमारा होता है ऑल, तो हेक्सेन ऑल। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हेक्सेनॉल। समझ में आ गई? तो ये होगा हमारा तीसरा। अगला देखिए, अगला चौथा दे रखा है हमारा, चौथा ये हमारा CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। अब देखिए चाहे नंबरिंग इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए हमारा ब्यूट। अब देखिए हमारा ब्यूट, अब देखिए यहाँ पे देखा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन है? दूसरी जगह, तो यहाँ पे 2, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह होती है हमारी आयन। ठीक, ब्यूट 2 आयन, तो यहाँ पे ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 लिख दो, या ब्यूट 2 आयन यहाँ भी लिख दो, तो ब्यूट 2 आयन, ब्यूट 2 आयन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ये 4 के 4 IUPAC नाम हमने आपको बता दिए। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे, अगला है फ्रेंड्स हमारा ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तो चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या रखा है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ छांटिए, हमें कारण भी बताना है ये ऑक्सीकारक या अपचायक क्यों है। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन तरफ। ये हमने लिखी हुई है, ये हमने क्या लिख ली? अभिक्रिया। ठीक, तो पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अपचायक किसे कहते हैं? जब हमारा ऑक्सीजन किसी भी हमारे उससे जुड़े, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना अपचयन। उसी प्रकार ऑक्सीकरण में हमारी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या घटती है। समझ में आ गया? तीसरा, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण होता है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है। ठीक, 3 कंडीशन हम आपको बता दी, इसको समझते हैं। हमें ये निकालना है कि कौन सा हमारा ऑक्सीकरण होगा, कौन सा अपचायक। सबसे पहले हम कॉपर को देखते हैं। कॉपर की देखिए यहाँ पे हमारे प्लस प्लस 2 थे, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? हमारी प्लस का 2। जब इधर आए तो कितनी हुई? किसी भी सिंगल परमाणु की हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। जब यहाँ से आए तो इसने कहीं ना कहीं, देखो प्लस हमारे पास इस पे चार्ज था, इसको कहीं ना कहीं खत्म किया होगा इसने। और चार्ज खत्म कब होता है? हम जितने ही परमाणु हमारा प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करने तो इस कॉपर ने ना 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तो हमारा बना कॉपर। क्या बना? कॉपर परमाणु। यहाँ पे था हमारा कॉपर प्लस प्लस। ठीक, 2 परमाणु ग्रहण किए। अभी हमने आपको ये बताया था इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की जो अभिक्रिया है या प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। तो ये क्या होगी? हमारी अभिक्रिया तो होगी अपचयन। ठीक, तो जो बंदा यानी जिसका भी हमारा अपचयन होगा वो हमारा जस्ट उल्टा होता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो हमारा कॉपर क्या होगा? ऑक्सीकारक। ठीक, ठीक, दूसरी तरफ हमने यहाँ लिखा, यहाँ कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। अर्थात कॉपर का अपचयन हो रहा है, इसलिए कॉपर क्या होगा? ऑक्सीकारक। समझ में आ गया बात? पूरा लिख भी दिया। इधर देखिए, यहाँ पे दे रखा है Zn। अब देखो Zn कहाँ जा रहा है? Zn प्लस प्लस में। अब ये प्लस प्लस कब आया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इससे निकले होंगे। मैं आपको क्या बताया? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई तो इसका मतलब ये हमारे Zn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण।
तो Zn होगा क्या अपचायक, तो हमने यही लिखा है यहाँ Zn की अक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, इसलिए Zn का अक्सीकरण हो रहा है, अर्थात Zn क्या है हमारा अपचायक। क्या हमारा Zn क्या है हमारा अपचायक। Zn क्या कहते हैं जिंक, Cu को copper। समझ में आ गया, हमने ऑक्सीकरण तथा अपचायक दोनों बता दिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचायन दोनों रिएक्शन हो तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो अभिक्रिया है ना हमारी, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, समझ में आ गया ना। ठीक, अगला देखिए, अगला इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन नंबर 7 6 का, अच्छा संक्षारण दे रखा है। क्या दे रखा है हमका, संक्षारण का उदाहरण देते हुए हमें समझाना है आखिर संक्षारण होता क्या है। ठीक, तो देखिए हम इसको भी आपको एक नए पेज में लिखा दे रहे हैं। संक्षारण के दो उदाहरण पूछे हैं। क्या पूछे हैं इन्होंने, संक्षारण के दो उदाहरण पूछे हैं, तो वो हम आपको पूरा पूरा चलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा पूरा लिखा भी है, हमने कल बताया था। तो संक्षारण के दो उदाहरण होते हैं हमारा, एक तो लोहे पर जंग लगना। संक्षारण होता क्या है, समय के साथ कोई भी वस्तु का धीरे 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 पतन होना या क्षय होना, उसे क्या कहते हैं संक्षारण। तो एग्जाम्पल इन्होंने पूछा था लोहे पर जंग लगना। जब हम लोहे को खुली नमी में छोड़ देंगे तो लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, इसे जंग कहते हैं। और जंग का हमारा सूत्र होता है Fe2O3.XH2O। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, चांदी को जब हम खुली हवा में छोड़ देते हैं उसका काला पड़ना। अब ये काली पड़ती क्यों है, ये पड़ती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। जब हमारा चांदी से ये रिएक्शन करता है, यानी कि Ag से जब हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा रिएक्शन करता है तो ये हमारा Ag2S बना देता है। क्या बना देता है, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बना देता है, और यही हमारा होता है काला। यही क्या होता है हमारा काला, यहाँ से हाइड्रोजन हमारी अलग हो जाती है, तो इसी की वजह से हमारी चांदी कैसी बन जाती है हमारी काली। यानी कि चांदी जब हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाया जाता है, जो हमारी इसकी परत कैसी होती है हमारी काली होती है। समझ में आ गया ना हमारा, हम दोनों आपको एग्जाम्पल बता दिए। इसी तरीके से हमारा जो कॉपर है ना, कॉपर पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है अगर हम उसको खुले में छोड़ दें, तो ये भी हमारा सल्फर से क्रिया करके क्या बनाता है हमारा वहाँ पे, वो उसको हरा कर देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 7वां दे रखा है। 7वें क्वेश्चन में हम ये कहा निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। ठीक, पहले तो इसको पूरा करना है और क्या करना है हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले दे रखा है हमारा मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को जब हमने गर्म किया तो हमारा मरकरी प्लस क्या बनेगा, तो ये हमारा मरकरी ऑक्साइड हमारे HgO होता है। HgO को जब हमने गर्म किया तो ये अपना क्या अलग अलग अणुओं में टूट जाएगा, तो Hg+O2। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, जब इधर दो ऑक्सीजन है तो इधर भी हमें दो चाहिए, तो यहाँ पर हमने दो का गुणा कर दिया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन बचा Hg। जब यहाँ दो Hg हो गए तो यहाँ पे दो का गुणा कर दिया ये। अब इस अभिक्रिया को अगर कोई बोले तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो हमारी वियोजन अभिक्रिया है। कैसी हमारी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अगला देखिए, इन्होंने कहा आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे ठोस के साथ तो क्या क्या बनेगा। इधर देखिए, जब हमने आयरन 3 यानी कि हमारा हेमेटाइट, इसको हेमेटाइट बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसकी क्रिया जब हम एल्यूमिनियम ठोस से करा देते हैं तो ये एल्यूमिनियम हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है, तो ये कैसे उसको प्रतिस्थापित कर देगा, यानी कि इसको हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा Al2O3 और हमारा आयरन अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे तीसरे में इन्होंने ये कहा है, तीसरे में इन्होंने कहा जिंक कार्बोनेट की जब क्रिया कराते हैं, यानी कि जब उसको गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और क्या बनेगा। देखिए जिंक कार्बोनेट क्या होता है हमारा ZnCO3, इसका जब अपघटन या उसको गर्म किया तो Zn और CO2 में टूट जाएगा। ठीक, Zn देखिए यहाँ पे सारी सारी बैलेंस है, 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 ऑक्सीजन, पूरी पूरी बैलेंस है। ठीक, अगला देखिए, यानी कॉपर सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड के अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फाइड, ये रहा Cu2S, और क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि हमारा Cu2O, इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए कॉपर अलग हो जाएगा और ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा SO2। बैलेंस के लिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे दो का गुणा कर दिया, दो का गुणा करते ही यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ये देखिए यहाँ पे छः का वो छः कितने हो गए हमारे कॉपर हो गए, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो रिएक्शन होगी हमारी बैलेंस। ठीक, समझ में आ गया। अब बात आती है हमारी जो अथवा करके ये संक्षिप्त टिप्पणी दे रखी है, इनको हमें करना है कि आखिर इन टिप्पणियों को हम पूरा करने के लिए आखिर क्या करेंगे। तो देखिए हम एक नया पेज ले रहे हैं, उसमें आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे हमने आपको आईपीएस नाम बताए थे, इसी में बताते हैं। तो पहला है हमारा सावनीकरण, ये सातवें का अथवा वाला है। पहला है हमारा सावनीकरण। ठीक, सावनीकरण, ये सावनीकरण की हम सबसे पहले अभिक्रिया आपको लिख दे रहे हैं। ठीक, जब अभिक्रिया लिख देंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, तो आप हिंदी भी लिख देंगे। अभिक्रिया जरूर आप याद रखें। ठीक, तो हमारा पहले लेते हैं ग्लिसरॉइड। तो CH2O CO C17 H35 CHO CO C17 H35, यहाँ पे CH2O CO C17H35। इसकी अपक्रिया हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कैसे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये हमारा फ्रेंड्स बनाता है ग्लिसरॉल। क्या बनाता है? ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल कैसा होता है? CH2OH, यानी कि ये देखो पूरा पोर्शन हट जाएगा इतना, और इसकी जगह पे हमारा OH जुड़ जाएगा जाकर के। तो ये हो जाएगा हमारा CHOH, ये हो जाएगा CH2OH। अब OH जुड़ेगा कहाँ से? यहाँ से उठ के यहाँ लग जाएगा, और ये पोर्शन हमारा पूरा अलग हट जाएगा, यानी यहाँ से पूरा ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अब इसको ब्रेक करने के लिए हमें 3 OH लगे आकर के, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से OH के होंगे, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा ग्लिसरॉइड। क्या है? ग्लिसरॉइड। ये हमारा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा ग्लिसरॉल। ठीक, और प्लस हमारा साबुन बनेगा। अब ये 3 हमने लिए थे, तो 3। ठीक, 3 हमारा होगा C17H35 COON। यही हमारा क्या? साबुन। ये क्या हमारा? साबुन। ठीक, अब इसको लिखेंगे कैसे? जब हमने ग्लिसरॉइड की अपक्रिया 3 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर हमारा ग्लिसरॉल प्लस साबुन का निर्माण होता है। तो यहाँ लिखेंगे ग्लिसरॉइड की अपक्रिया, ग्लिसरॉइड की अपक्रिया NaOH से कराने पर, से कराने पर ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। साबुन का निर्माण होता है। ये तो हो गया हुई हमारी चावली का। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए दे रखा है इसमें हाइड्रोजनीकरण। क्या दे रखा है हमको? हाइड्रोजनीकरण। अगला दे रखा है हमको हाइड्रोजनीकरण। देखिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया हमारी किसके लिए की जाती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त में बदलने के लिए। अब बात ये आती है कि हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते कौन से हैं? यानी जब हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको लिखते हैं बहव क्रिया। बहव क्रिया, जिसमें असंतृप्त, बहव क्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक का हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन
असंतृप्त यौगिक, यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस से अभिक्रिया करते हैं या अभिक्रिया करने पर H2 गैस से अभिक्रिया करने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त यौगिक में बदल जाता है। संतृप्त यौगिक में बदल जाते हैं। ठीक, समझना कितने नंबर का? 2 नंबर। एग्जाम्पल देखिए ठीक, यानी कि एग्जाम्पल हमारा एल्कीन का एल्केन में बदलना, एल्कीन से एल्केन में बदलना। ठीक, अब एल्कीन का सूत्र क्या होता है हमारा, हमने बताया था आपको पीछे, CnH2n। एल्कीन होगी क्या हमारी, C2H4। ठीक, इसकी अब क्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन से, तो ये हमारे बन जाएगा C2H6। इसमें बदल जाएगी हमारी एल्केन में बदल जाएगी, किसमें बदल जाएगी हमारी एल्केन में। दूसरी अभिक्रिया हमारी होती है यानी वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना। एग्जाम्पल लिख लो बस, वनस्पति घी को, वो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलना, वनस्पति घी में बदलना। समझ में आया ना? अब ये वनस्पति घी में जो बदलते हैं तो इसमें उत्प्रेरक अगर पूछ दिया है तो हमारा निकिल उत्प्रेरक लगता है। क्या? निकिल उत्प्रेरक। बात समझ में आ गई? ये फ्रेंड्स हमारी रही हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक, इसको मैंने आपको समझा दिया। अगली टिप्पणी है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसकी? हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी समझ लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए, यानी कि जब क्या हमारा कोई प्रबल यौगिक, यानी कोई यौगिक का एक अणु दूसरे अणु को प्रतिस्थापित कर दे, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक का एक अणु दूसरे अणु को, यहाँ आप लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी एक यौगिक इसमें किसी एक यौगिक का एक अणु, एक परमाणु लिख लीजिए यहाँ पे, अणु नहीं परमाणु, एक परमाणु दूसरे दूसरे यौगिक के परमाणु को प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसे क्या कहते हैं हम? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जब हम मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दें। मेथेन की अभिक्रिया किससे करवा दें हम? क्लोरीन से, तो क्लोरीन Cl2, तो क्लोरीन क्या हमारी किससे जुड़ जाएगी? इससे जुड़ जाएगी जा करके, और हमारा ये बन जाएगा जाकर जब हम क्लोरीन, तो हमारा ये बन जाएगा CH3Cl, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक, अब प्लस हमारा बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आया ना? यानी कि एक क्लोरीन ने इसको प्रतिस्थापित किया, खुद जुड़ गया, और एक हमारा बन जाएगा हमारा HCl। तो फ्रेंड्स, हमने देखिए यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को निपटा दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा अपने भाई बहनों को शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो दिल से लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल।